जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में क्या बात कही है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में उसने जो द्वंद्व वाली पद्धति है वो ग्रहण करी थी हीगल से, और भौतिकवाद उसने जोड़ा था। आज हम उसके सेकंड सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ये है इतिहास की आर्थिक और भौतिक व्याख्या क्या है। इस थ्योरी में उसने बताया है, इस सिद्धांत में वो बताता है कि जो वर्तमान समाज आया या वर्तमान देशों में जो स्थितियां हैं वो किस प्रकार से अस्तित्व में आई। मानवीय विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने के मार्क्स के प्रयास को हम इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत में उसने क्या क्या चीज़ें बताई है। कार्ल मार्क्स इस सिद्धांत के द्वारा यह बताने का प्रयास करता है कि जो सामाजिक विकास होता है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं चलकर बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से वर्तमान में अस्तित्व में आया है। सोसाइटी में अगर कहीं डेवलपमेंट हुआ है तो वो द्वंद्वात्मक प्रणाली से हुआ है। विकास की जो ये प्रक्रिया है और उसकी जो लास्ट स्टेज है उसके लिए उसको डिटरमाइन करने वाले जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स, वो कहता है कि इकोनॉमिक होते हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास का निर्धारण अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार डिसाइड होता है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स सभी सिद्धांतों को आर्थिक गतिविधियों के साथ ऐड करता है। वेपर ये कहते हैं कि इस सिद्धांत का प्रारंभ इस साधारण सत्य से स्टार्ट होता है कि लोग भोजन, कपड़े या अपनी लाइफ की जो नेसेसिटीज है उनके बिना वो नहीं रह सकते हैं। प्रकृति यह सब उन्हें स्वयं बनाकर उनके हवाले नहीं करती। उसके लिए क्या करना पड़ता है, मनुष्य को कार्य करना पड़ता है और इस कार्य के परिणाम स्वरूप ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसलिए वो ये कहता है कि श्रम और उत्पादन इन दोनों के बिना कहीं भी मनुष्य का जो जीवन है वो पॉसिबल नहीं है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रमुख विशेषता यहाँ पर यह आ जाती है कि उत्पादन पद्धति है वो समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मार्क्स से पूर्व समाज के विकास के इतिहास की व्याख्या करते हुए अन्य विद्वान भी इसे मानते हैं। कार्लाइन जैसे विचारकों का मानना है कि इतिहास का निर्माण जूलियस सीजर, नेपोलियन, क्रॉमवेल जैसे महान नायक करते हैं। हीगल का मानना था कि महान विचारों ने मानव समाज का विकास किया है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिए वो भी विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मार्क्स उत्पादन पद्धति को सामाजिक व्यवस्था का आधार एक्सेप्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि सामाजिक जो परिवर्तन है, सामाजिक व्यवस्था है, वो आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। उत्पादन के साधनों के आधार पर बदलने वाले समाज के इतिहास को मार्क्स ने कितने भागों में बांटा है, वो यहाँ 5 भाग बता रहा है, 5 स्टेजेस बता रहा है। कौन कौन सी स्टेजेस यहाँ पर है? सबसे पहले तो आती है आदिम साम्यवादी युग या आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था अब कौन सी अवस्था थी? जब प्रारंभिक अवस्था थी मनुष्य की, जब वो शिकार करता था, कंदमूल खाकर अपना पेट भरता था और वो जंगलों में रहता था, उसके पास कहीं भी कोई स्थायी आवास नहीं था। ये फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पर लोग मिलकर शिकार करते थे, खाते थे, पूर्ण स्वतंत्रता थी, कहीं कोई शोषण की स्थिति नहीं थी। परिवार उस समय जन्म नहीं हुआ था, इसका कबीला ऐसा कुछ भी नहीं था और स्वतंत्र रूप से ये आचरण करते थे। लेकिन धीरे धीरे इस प्राकृतिक अवस्था में भी कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि चेंज होता है और चेंज के अनुसार मनुष्य ने औजारों को जन्म दिया, नए नए औजारों का आविष्कार हुआ। प्रारंभ में आपको पता है कि पत्थर के औजारों का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे अग्नि का आविष्कार हुआ। इस प्रकार से बर्तन बनने लगे, जानवर पालना, पौधे उगाना ये इन्होंने सीख लिया और खेती वगैरह प्रारंभ हो गई। इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कबीले बनने लग गए, इनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई और मेहनत वगैरह, उत्पादन वगैरह इन्होंने धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया। उसके बाद वो बताते हैं नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है दास युग की।
इन्होंने ऊपर बताया है कि प्रारंभ में साम्यवादी व्यवस्था थी, इसके बाद व्यवस्था में चेंज आया और दास युग का प्रारंभ हो गया। जैसे ही दास युग आया वैसे ही व्यक्तिक संपत्ति स्टार्ट हो गई, जिससे समाज में श्रम विभाजन भी उत्पन्न हो गया। श्रम विभाजन का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य करने लगा। श्रम विभाजन ने परजीवियों को जन्म दे दिया। परजीवी का मतलब होता है जो जीव दूसरे पर निर्भर होते हैं। कुछ लोग जबरदस्ती लोगों को दास बनाकर उनके शारीरिक श्रम से उनसे कार्य लेने लग गए, उनका शोषण करने लगे। आदिम जो वर्गहीन समाज था वो अब स्वतंत्र नागरिकों और दास दो वर्गों में यहाँ पर विभक्त हो गया। दास युग में मालिक का दास वैसा ही हक होता था जैसा कि जमीन, संपत्ति या जानवरों पर मालिक होते हैं। दास युग में जो मनुष्य थे वो भी पशुओं की तरह बिका करते थे। दास की पत्नी, बच्चे वो मालिक की वस्तु कहलाते थे। दास युग में मालिकों की संख्या तो हुई कम और दासों की संख्या अधिक हो गई। ये इस प्रकार से यूनान वगैरह देशों में ये स्थितियां बहुत ज़्यादा विकट हो गई। तीसरी अवस्था की हम बात करते हैं वो है सामंती युग, सामंतों वाला युग। इस युग में दास मालिकों की गुलामी से तो आज़ाद हुए, लेकिन वे जमीन के गुलाम बन गए। सामंतवादी युग में राजा और उनके सैनिक जो थे वो सामंत भूमि के मालिक हो गए, जिसे हम जागीरदार या जमींदार भी कहते हैं। इनका उत्पादन कार्य किसानों द्वारा किया जाता था। किसान दास तो नहीं थे, लेकिन वे स्वतंत्र भी नहीं थे, बल्कि यहाँ पर श्रमिक बनकर वो रह गए। उन्हें इसी शर्त पर दास स्थिति से मुक्त किया गया कि स्वामी की जमीन जोतेंगे और उसके बदले फसल का एक हिस्सा लेंगे या जमीन का एक टुकड़ा लेंगे, लेकिन उन्हें जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा, केवल वो उसका कुछ पार्ट ही ले सकते हैं। सामंतवाद में समाज सामंत और किसान इन दोनों विरोधी गुटों में बट गया। अब सामंत किसानों का शोषण करने लगे। ये बिना उनसे पैसा दिए जबरदस्ती कार्य कराने लगे। ये जमींदारी और जागीरदारी की व्यवस्था यहाँ पर आ गई। इस प्रकार से किसानों का शोषण होने लगा। सेकंड स्टेज में दास हुए और थर्ड स्टेज में ये किसान बन गए और इनका शोषण होता रहा। मतलब जो वर्ग थे वो हमेशा दो ही बने रहे। फोर्थ स्टेज है पूंजीवादी युग। उत्पादन के नए साधन मशीन आई और इस प्रकार से कल कारखानों का आविष्कार भी यहाँ पर हुआ। सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवादी युग का प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति से उत्पादन प्रणाली में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया और परिवर्तन होने के कारण बड़े बड़े कारखाने अस्तित्व में आए। लेकिन यहाँ पर भी समाज दो ही वर्गों में बटा। एक वर्ग तो रहा श्रमिकों का और दूसरा वर्ग रहा यहाँ पूंजीपतियों का या मालिकों का। इस प्रकार से ये दो वर्ग यहाँ पर बने रहे और यहाँ पर भी वो दास स्थिति बनी रही। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के विकास के बीच मध्य वर्ग का उदय होता है, जो पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के मध्य रहकर इन दोनों परस्पर विरोधी वर्गों में सीधे संघर्ष नहीं होने देता। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, मध्यम वर्ग भी सर्वहारा वर्ग की श्रेणी में ही शामिल हो गया। यहाँ पर पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा का मतलब होता है श्रमिक वर्ग, एक दूसरे के विरुद्ध घोर युद्ध की स्थिति में आ गए। इस युद्ध का अंत क्या हुआ? पूंजीपति वर्ग का विनाश हुआ और उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार से जो पूंजीपति वाली स्टेज है, यहाँ पर दोनों में संघर्ष हुआ। किस किस में? पूंजीपति वर्ग को तो कहा गया बुजुर्वा और श्रमिक वर्ग को कहा सर्वहारा। तो बुजुर्वा वर्ग और सर्वहारा वर्ग में संघर्ष हुआ और अंत में विजय किसकी होती है? सर्वहारा वर्ग की विजय होती है। फिफ्थ स्टेज है साम्यवादी युग। पूंजीवादी व्यवस्था सर्वहारा के शोषण पर आधारित है और यह शोषण जब चरम पर पहुंचता है तो मजदूरों का अपना अस्तित्व, मतलब जो सर्वहारा था, उनको अपना अस्तित्व खतरे में नजर आया और इसलिए उन्होंने क्रांति की और क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है? पूंजीपति वर्ग का विनाश यहाँ पर हो जाता है और साम्यवादी युग का प्रारंभ हो गया। इस क्रांति के फलस्वरूप एक समाज की स्थापना हुई। अंतिम जो स्टेज आती है, यहाँ पर राज्य का भी अंत हो जाता है।
क्लासलेस, सोसाइटी लेस इसको स्टेज कहा जाता है। वर्ग विहीन, राज्य विहीन, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है बच्चों कि वर्ग विहीन, राज्य विहीन इसकी अंतिम अवस्था है। स्टेटलेस, क्लासलेस, समाज की स्थापना होती है किंतु इस स्थापना से पूर्व एक संक्रमणकालीन युग आ जाता है जिसमें सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित हो जाता है और उत्पादन के साधनों का समाजीकरण भी हो जाता है। लेकिन अंतिम अवस्था में राज्य वर्ग सब समाप्त हो जाते हैं, राज्य का लोप हो जाता है और व्यक्ति व्यक्ति का शोषण यहाँ पर नहीं करता। इस प्रकार से अंत में सर्वहारा वर्ग की विजय हो जाती है। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी युग के 2 लक्षण बताए हैं। यह समाज अंतवोगत्वा राज्य विहीन, वर्ग विहीन, स्टेटलेस और क्लासलेस बन जाएगा। और दूसरा वो ये बताता है कि इस समाज के अंतर्गत क्या होगा या इसमें क्या होता है। वितरण का सिद्धांत होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन उसे प्राप्त क्या होगा, आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति की कैपेसिटी 80% काम करने की है तो वो 80% काम करेगा, लेकिन उसकी आवश्यकता अगर 20% की है या 10% की है तो उसे 80% न मिलकर 20% या 10% ही मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट स्टेज में जो सिद्धांत है वो कार्य तो योग्यता के अनुसार और प्राप्ति क्या होगी, आवश्यकता के अनुसार होगी। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसकी कार्य करने की क्षमता 30% ही है लेकिन उसकी आवश्यकता भी 30% है तो उसको उतना ही मिलेगा। कार्य के अनुसार न मिलकर आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति होगी और कार्य वो अपने जितनी कैपेसिटी होगी उसके अनुसार वो करेगा। अब है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। भौतिकवादी व्याख्या के निष्कर्ष क्या निकलते हैं। नंबर 1 है कि इतिहास का अध्ययन मानव समाज के विकास के नियम के लिए किया जाता है। सेकंड है प्रकृति के विकास के नियमों की तरह ही समाज के विकास के भी कुछ नियम होते हैं। थर्ड है सामाजिक जीवन के जो परिवर्तन है वो किसी ईश्वर या देवीय शक्ति की इच्छा से द्वारा नहीं बल्कि आर्थिक जो शक्तियाँ हैं इनके द्वारा निर्धारित होते हैं। फोर्थ है कोई भी राष्ट्र या समाज का विकास है वो आर्थिक तत्वों पर डिपेंड करता है। फिफ्थ है प्रत्येक युद्ध की जो समस्त सामाजिक व्यवस्था है उस पर उसी वर्ग का आधिपत्य होगा जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। सिक्स्थ है जब उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन होता है तो उत्पादकीय संबंधों में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ जाता है। सेवंथ है वर्ग संघर्ष है वो सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है या उसकी कुंजी है। एट्थ है उत्पादन साधनों में आर्थिक अवस्थाओं के आधार पर परिवर्तन होता है या उसे बांटा जाता है। और नाइन्थ ये है कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि पूंजीवाद का अंत किस प्रकार से होता है और साम्यवाद किस प्रकार से प्रारंभ होता है वो इसकी बात बताते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना क्या है। पहली चीज़ आर्थिक तत्वों पर यह अनावश्यक और अत्यधिक बल देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सामाजिक जो विकास होता है वो केवल आर्थिक तत्वों पर निर्भर न होकर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है। सेकंड है आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज़ को अगर हम आर्थिक तत्वों से या पैसे से या धन से, संपत्ति से रिलेट कर देंगे तो वो निष्कर्ष सही नहीं आएंगे। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पर भी गलत सिद्ध होते हैं। थर्ड है इतिहास के निर्धारण में सहयोग के तत्व की उन्होंने उपेक्षा की है। उन्होंने केवल आर्थिक की बात की है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं बताया कि कई बार समाज या व्यक्ति इनका निर्माण सहयोग से भी हुआ है। फोर्थ है धर्म की उपेक्षा की है। कार्ल मार्क्स ने धर्म की उपेक्षा इसलिए की है कि उन्होंने क्या बताया था कि धर्म तो एक अफीम की गोली है, मतलब इससे जनता को गुमराह किया जाता है, जनता को नशे में रखा जाता है ताकि वो समाज का, राज्य का या गलत लोगों का विद्रोह न करे। इसलिए उन्होंने धर्म की यहाँ उपेक्षा की है। लेकिन धर्म की उपेक्षा के साथ साथ उन्होंने नैतिकता की भी यहाँ पर उपेक्षा कर दी है। फिफ्थ है राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार केवल आर्थिक सत्ता ही नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे कारक कार्य करते हैं, चाहे यहाँ पर सैनिक शक्तियाँ हो, राजनीतिक सत्ता हो, सामाजिक कारण हो। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे कारक होते हैं
जो इसके विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स केवल और केवल यहाँ पर आर्थिक तत्वों की बात करता है, जो बिल्कुल भी गलत है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।